नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसको SFE भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में होता क्या है और इसे कहाँ यूज़ करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का मतलब है, स्टडी फ्लो का मतलब है प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर मास फ्लो रेट एट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम आर सेम। देखो मैंने जो कहा वो कुछ इस तरीके से है कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर वो सॉल्व करेंगे। स्टडी फ्लो का मतलब यहाँ पर हुआ, स्टडी फ्लो मीन्स आपकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स द प्रॉपर्टीज does not change or varies with respect to time। ठीक है, इसका मतलब जो मास है आपका वो हर पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिट और एंट्री पर कंट्रोल वो सेम रहेगा। मतलब मास जो है आपका, देयरफॉर मास फ्लो रेट एट द एंट्री एंड एग्जिट of control volume are same। अब देखो इसको, ये तो आपका स्टडी फ्लो। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो लेट अस सी ए कंट्रोल वॉल्यूम। ये आपका एक कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा है, ये आपका क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पर एंट्री है और यहाँ पर क्या है, एग्जिट। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, इस पर आउटलेट है और यहाँ लिख देता हूँ इस पर इनलेट है। प्रॉपर्टीज़ एट द इनलेट को मैं 1 सेक्शन दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर सेक्शन दे देता हूँ 2। ठीक है, अब अगर मैं इनलेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो इनलेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूं तो यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर्टी है, मास फ्लो रेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 1 सफिक्स पे 1 आएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क और वेलोसिटी। C1 को यहाँ वेलोसिटी। सिमिलरली हम आउटलेट के लिए कर लेंगे मास फ्लो रेट, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट आउटलेट, इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट, फ्लो वर्क एट आउटलेट और वेलोसिटी एट आउटलेट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये कंट्रोल वॉल्यूम का, जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर से जिस वक्त आपका मास इन हो रहा है और मास आउट हो रहा है, साथ ही साथ आपकी हीट और वर्क की इंट्रैक्शन हो रही है। मतलब आप हीट दे रहे हैं और आपको वर्क
मिल रहा है। तो देखो अगर हम इसमें अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन को देखो आप किस तरीके से लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं इस फ्लूइड की बात करूँ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, U1P, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी, क्योंकि इसे कहता है जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसमें क्या होती है, एक टर्म याद रखना, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उस वक्त उसके पास होती है एंथैल्पी, और जब वो एक स्टेशनरी किसी क्लोज्ड वॉल्यूम में स्टेशनरी होता है तो उसके अंदर होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, एंथैल्पी एट इनलेट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। ठीक है, अब यहाँ से हमें आउटलेट पे क्या मिल रहा है, हीट दे रहे हैं, इसलिए हमने इससे इस साइड रखा है। अब आउटलेट पे देखते हैं, एंथैल्पी एट आउटलेट, एंथैल्पी को हम ऐसे करेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मैंने बताया आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं H1, इसको लिख सकते हैं H2। तो फ्लूइड के अंदर, फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है, एक एंथैल्पी होती है, यही अगर कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम अगर क्लोज सिस्टम के अंदर तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होती है खाली, क्योंकि फिर P1 VA नहीं आता इंटरनल। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट, और ये हीट जो हमने इनसाइड दी है, हीट इज इक्वल टू दूसरी साइड से हमें क्या मिला है, वर्क मिला है, पोटेंशियल, वो एंथैल्पी एट आउटलेट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो हमें मिला है। तो ये आपका हुआ एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। अब आप इसको देखिए, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप, मैंने बताया H1 लिख सकते हैं, तो आप इसको अगर हम बात करें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, H1 प्लस K E1 प्लस P पोटेंशियल प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने H का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, mCp/dt, अगर आपने पीछे इक्वेशन देखी हो तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर Cp/T1। ठीक है, अब और बात करें हम, इसको लिख सकते हैं हाफ, हमें करते हैं मास पर यूनिट मास के लिए लिख रहे हैं, मास फ्लो रेट बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर होता है, मैंने बताया वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हाफ mc1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मास बाहर हो गया, चलिए gz1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने दिया हीट इज इक्वल टू, इससे सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ m डॉट लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं Cp/T2 प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ C2 स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं gz1। ठीक है, इसको कर दिया बंद, प्लस W लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन है, इनसे आप स्टडी फ्लो इक्वेशन से यूज़ करके आप कई फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो इनसे, इस इक्वेशन से। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी डॉट लगेगा और यहाँ पर भी, यानी कि सब पर सेकंड होंगे, क्योंकि मास फ्लो रेट पर सेकंड आते हैं, हम मास हीट फ्लो रेट पर सेकंड। अब आप देखिए, अगर आपको Cp ये न्यूमेरिकल्स और यूज़ करने में भी और बहुत सी जगह यूज़ है, न्यूमेरिकल्स और फार्मूले में यूज़ है, अगर आपको Cp दे रखा है किलो जूल पर kg केल्विन में आप पुट करते हो, तो यहाँ पर आप इसको 2 जीरो लगाओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, सिमिलरली अगर यहाँ पर भी दे रखा तो यहाँ पर आप 3 जीरो यहाँ लगाओगे और यहाँ से, ये आपका इक्वेशन होगी जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन हमने देखी, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केस के लिए
सबसे पहले हम स्पेशल, हम क्या देखने वाले हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देखो, इसके स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं। अगर मैं पहले स्पेशल केस की बात करूं तो वो होता है आपका नोज़ल। ठीक है, नोज़ल आपका पहला स्पेशल केस है। नोज़ल में क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिकल, नोज़ल क्या है, नोज़ल एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस which is used to increase the kinetic energy at the expense of pressure energy. And the shape of the nozzle may be converging and diverging। हमेशा नोज़ल कन्वर्जिंग नहीं होता, डाइवर्जिंग नोज़ल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये यूज़ किया था टू इंक्रीज़ द काइनेटिक। आपको जो याद रखने वाला टर्म है ना, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ देखो आप, यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ, मतलब प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है नोज़ल। और नोज़ल की आपने एप्लीकेशन देखी होगी, जो आपका फायर फाइटर्स होते हैं उनके जो पाइप के आगे लगे होते हैं वो नोज़ल्स होते हैं, जो आपकी टर्बाइंस में लगे होते हैं वहाँ पर भी आपके नोज़ल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब इसको, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा डेरिवेशन से देखते हैं कि हमने इक्वेशन का यूज़ कहाँ पर किया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जब हम ड्राइव करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अजम्पशंस बता देता हूँ पहले। तो पहले जो हम अजम्पशंस लेते हैं, अजम्पशंस की बात करते हैं अगर हम, तो अजम्पशंस आपका पहला क्या है, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। ठीक है, सेकंड, assume to be well insulated। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तीसरा, नो वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, और फोर्थ, exit velocity is very greater than initial velocity। यह assumptions आपको याद रखनी है। ये assumptions होती हैं नॉर्मल। आप आगे जब आप ड्राइव करोगे तो आपको ये assumptions अपने आप ही दिख जाएंगी। जैसे कि ड्राइव करेंगे तो अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ लगाता हूँ, यूजिंग एस एफ ई ई, अब यूज़ करता हूँ तो इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये आपका क्या है, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस यहाँ पर वर्क डन आ गया आपका। ठीक है, अब इन एजम्पशंस को देखिए, चेंज हमने क्या किया, नेग्लेक्ट काइनेटिक, सॉरी एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ पर नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो लेनी है, काइनेटिक एनर्जी तो नोजल में होती है, वो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करोगे। अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया है,
पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप जो चीज़ें नेगलेक्ट हो चुकी हैं जीरो कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ निपट गया, नो वर्क इंट्रैक्शन दिस टर्म, वेल इंसुलेटेड दिस टर्म, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बोला, V2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V1, तो ये भी आपका नेगलेक्ट हो गया क्योंकि स्क्वायर, एक तो आपका V1 बहुत छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा, तो ये भी नेगलेक्ट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये भी हमने पहले नेगलेक्ट कर देना है। आपके पास बचा यहाँ पर इससे H1 इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 8.2, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे आप H1, यहाँ लिखोगे H2 प्लस यहाँ क्या लिखोगे C2 का स्क्वायर अपॉन में 2000, ये आपको बताया था। यहाँ पर हाफ और ये C2 यहाँ पर क्योंकि किलो जूल पर केजी केल्विन में होंगे तो यहाँ पर 3 zeros आएंगी। ये इक्वेशन यहाँ पर हो गई। इस इक्वेशन को आप फर्दर लिखोगे तो इक्वेशन कुछ आपकी इस तरीके से आई थी पहले, H1 H2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन में, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे आपको, हमें क्या निकालना है, नोजल क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है। तो यहाँ से C2 का जो फॉर्मूला निकलेगा वो आएगा 44.72 अंडर रूट H1 माइनस H2 नोजल के लिए। और एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका एक नोज़ल के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर मैं डिफ्यूज़र की बात करूं, अगला डिवाइस जो आपका स्पेशल केस में आता है वो होता है आपका डिफ्यूज़र। तो सेकंड डिवाइस जो आपका है वो क्या है, डिफ्यूज़र, ठीक। अब डिफ्यूज़र की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज़र क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस ऑफ वेरिएबल पैसेज विच इज़ यूज्ड टू डिक्रीज द वेलोसिटी, यानी कि ये आपका वेलोसिटी डिक्री वो इंक्रीज़ करने के लिए था। डिफ्यूज़र नोज़ल का उल्टा होता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखूँगा, इट इज़ ए डिवाइस ऑफ वेरिएबल पैसेज which used to decrease the velocity, ठीक है, मतलब डिक्रीज द वेलोसिटी। और क्योंकि इस बाकी सारी डेरिवेशन इसकी तरह होती है तो इसका जो मेन फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम आता है। डिफ्यूज़र का भी फार्मूला वही है, C2 इज़ इक्वल टू 44.72 अंडर रूट, यहाँ पर डेल H यानी चेंज इन एंथैल्पी। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिफ्यूज़र और नोज़ल के लिए, दोनों के लिए, जो कि सेम होता है। अब अगली एप्लीकेशन पे हम आएंगे। अगर हम बात करें अगली एप्लीकेशन की तो वो है आपका टरबाइन। देखो अब टरबाइन की बात कर रहे हैं हम। सबसे अगली आपकी एप्लीकेशन स्पेशल केस है जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, वो है टरबाइन। टरबाइन के लिए सबसे पहले तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है कि जिससे क्या होता है, इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड टू रोटर, ठीक है। यानी कि वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वो रोटर पे स्ट्राइक करता है, रोटर रोटेट करता है, जिससे हमें क्या होता है, वर्क मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के टर्म में लिखें, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इट इज़ ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस in which energy is transferred from working fluid to rotor, from working fluid to rotor
दैट इज एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड टेक प्लेस, मतलब जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसका एक्सपेंशन होता है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड टेक प्लेस। अब हम इसी के लिए अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, तो इसके लिए आप देखिए, अगर हम यूज़ करेंगे यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो अप्लाई करके देखते हैं ना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आपको एनर्जी इक्वेशन तो अब याद हो गई होगी, एंथैल्पी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा, हीट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये सब यहाँ पर 2 2। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 1 1। इसके अजम्पशंस क्या क्या होंगे, इसके अजम्पशंस होंगे आपके, अजम्पशंस लिखता हूँ, अजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बेस पे आपके रिज़ल्ट आते हैं और ये अजम्पशन से पूछे लिए जाते हैं, इसलिए मैं अजम्पशंस हर एक के यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अजम्पशंस आपके होते हैं, पहला अजम्पशंस यहाँ पर क्या है, नेगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, यहाँ पर दोनों ही लिख देता हूँ एक साथ, नेगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, और दूसरा आपका जो अजम्पशन है वो है अज्यूम टू बी वेल इंसुलेटेड, assume to be well insulated। ठीक है, assume to be well insulated। अब आप देखिए यहाँ पर अगर इस assumption को लगाएंगे तो इक्वेशन कितनी रिड्यूस हो जाएगी वो हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पर assumption को लगाएंगे तो एक नई इक्वेशन जो आपको इस तरीके से आएगी, लिख देता हूँ पहले इक्वेशन को, मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर देते हैं और वो मैंने नेगलेक्ट कर दिए हैं, बिल्कुल कर दिए नेगलेक्ट। ठीक, अब H1 है, Q है, H2 है, W है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर H1 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CpT1 लिख सकता हूँ, इसको CpT2 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक एजम्पशन और थी, उसको भी यहाँ लिख देते हैं, वो एजम्पशन थी वेल इंसुलेटेड होती है टरबाइन। टरबाइन को आप इस तरीके से बनाते हैं, ये आपकी टरबाइन होती है, यहाँ से इन होगा, यहाँ से सॉरी एक्सपेंशन डिवाइस है, ये आपका कंप्रेसर होगा क्योंकि यहाँ पे आउटलेट पे कंप्रेशन हो ना, नहीं ये डिवाइस आपका गलत बन गया, ये आपका है कंप्रेसर, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, ये आपका क्या है कंप्रेशन डिवाइस। ठीक है, फिर से वही बना दिया, एक्सपेंशन डिवाइस बनाना है, सॉरी एक्सपेंशन डिवाइस बनाना है क्योंकि ये आपका एक्सपेंशन डिवाइस होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपकी इनलेट हो गई, ये आपकी आउटलेट हो गया 2, ये आपका इनलेट हो गया। तो ये आपका जो होता है ना, ये इंसुलेटेड होता है। ठीक है, ये इंसुलेटेड होता है, इस वजह से यहाँ पर हीट भी जीरो होती है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, वर्क यहाँ से मिलता है हमें। अब आ जाते हैं हम, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका होगा H1 प्लस H2 सॉरी H1 इज इक्वल टू H2 प्लस ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, H1 माइनस H2। अब आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हायर एंथैल्पी। देखो यहाँ से क्या किया हमने, इनलेट पे क्या करते हैं हम, वाटर हाई प्रेशर हाई स्टीम अगर हम इसमें डालें तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो H1 ज़्यादा, और ठीक है क्योंकि हमें वर्क हमेशा मिलेगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, H1 ज़्यादा यानी ज़्यादा एंथैल्पी में से कम वाली एंथैल्पी माइनस करते हैं, इससे आपका वर्क हो गया किसका,
टरबाइन का। अगले की बात अगर हम करें, अगला जो आपका केस है, चौथा केस, वो आपका है कंप्रेसर एंड पंप। वो आपका केस है कंप्रेसर एंड पंप। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें तो बोथ आर वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपका वर्क एब्सॉर्ब करते हैं और इस वर्क को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ये इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड की एनर्जी बढ़ाने में करते हैं। कंप्रेसर होगा वो मेनली यूज़ होता है किसके लिए, एयर के लिए, और वाटर पंप जो होता है वो लिक्विड के लिए यूज़ होता है, और कंप्रेसर किसके लिए यूज़ होता है, गैसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, बोथ आर वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस in which energy is transferred from rotor to working fluid, In case of compressor, both pressure as well as temperature increases, but it generally used to handle the gases. देखो कंप्रेसर के केस में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। कंप्रेसर के केस में आपका both pressure and temperature are increased, and it is generally handled for gaseous phase working fluid. It is generally handled gaseous phase working fluid. बट अगर हम पंप की बात करें तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रेशर नॉट टेम्परेचर। ये सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करता है वर्किंग फ्लूइड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पंप का भी जिक्र कर देता हूँ। पंप की बात करें तो it is used to increase the pressure of working fluid which is liquid. ठीक है, और अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं हम। कंप्रेसर क्या होता है आपका, कंप्रेसर क्या होता है आपका, वर्क, ये आपका एक्सपेंशन है ना, कंप्रेसिंग डिवाइस था, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कंप्रेसर, और आपका कंप्रेसर इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें भी सेम तरीके से होता है। ये आपका क्या होता है, इंसुलेटेड होता है यहाँ से, और इसका अगर आप ड्राइव करो तो ड्राइव करके आपका जो वर्क डन मिलता है पंप और कंप्रेसर में, वो मिलता है H2 माइनस H1। देखिए दोनों का वर्क डन का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, जब अब भी आप बात करो टरबाइन की तो H1 पहले आता है क्योंकि H1 ग्रेटर होता है। यहाँ पर भी आपका H2 पहले आता है क्योंकि H2 ग्रेटर होता है। तो ये आपका हो गया वर्क डन का फार्मूला किस केस में, कंप्रेसर और पंप के केस में। अगला जो आपका डिवाइस है, अगली डिवाइस जो है आपकी वो है बॉयलर।
बॉयलर क्या करता हूँ। अच्छा, बॉयलर का काम क्या होता है, बॉयलर किस लिए होता है, बॉयलर होता है, बॉयलर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है जो कि आपका वर्किंग फ्लूइड हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है। कौन एब्जॉर्ब करता है, वर्किंग फ्लूइड, जिससे क्या होता है उसका वो अपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब करती है, जिससे उसकी एंथैल्पी इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर फर्दर यूज़ करते हैं उसको एक्सपेंशन इन टरबाइन। तो अब बात करेंगे बॉयलर की, तो यहाँ पर बॉयलर के लिए हम लिखेंगे इट इज़ ए टाइप ऑफ हीट exchanger in which heat is absorbed by the working fluid at constant pressure। ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करता है वर्किंग फ्लूइड, से बॉयलर कहते हैं। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे SFEE। अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और आप इस हिसाब से अजम्पशंस अपने आप समझ जाएंगे। SFE देखो, बॉयलर के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस W। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे हम, तो ये ना आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इसमें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बॉयलर आप जो होता है उसमें हमें वर्क डन नहीं मिलता है, वो हीट करता है, हीट एक्सचेंजर है एक तरीके का। तो हम या हमारी क्या हो गया, अजम्पशंस हो गई। और आप यहाँ से अजम्पशंस को खुद ही देख सकते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, वर्क डन को यहाँ पर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, उसमें वर्क डन नहीं मिलता है बॉयलर में, वो एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है और हीट एक्सचेंजर्स में वर्क डन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2, यानी कि हमें अगर हीट निकालने तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये Q आ गया। सिमिलरली फॉर कंडेंसर, कंडेंसर के लिए भी सेम होता है। मैं बार बार इसको इस तरीके से ड्राइव नहीं करूँगा, आपको ये समझना है कि कंडेंसर की बात अगर हम करें तो इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ एक्सचेंजर बस इन विच हीट इज़ रिक्वायर बाय द वर्किंग फ्लूइड, हीट इज़ रिजेक्टेड। बस इसमें क्या होता है, उसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, इसमें हीट रिजेक्ट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन के साथ देखूं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इट इज़ ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, it is a type of heat exchanger in which heat is rejected by working fluid at constant pressure। सेम एजम्पशंस होती हैं, बस यहाँ पर आप इसी को ड्राइव करोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो जो ड्राइव करके बनेगा वो ये बनेगा, Q कंडेंसर इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ठीक है, तो ये आपका बॉयलर के लिए हो गया, ये आपका कंडेंसर के लिए हो गया। ठीक है, इसके बाद जो डिवाइस आती है उस डिवाइस का नाम है
थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग डिवाइस। देखो थ्रॉटलिंग पहले एक प्रोसेस देखते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर होती है। थ्रॉटलिंग डिवाइस आपका इस तरीके का होता है कोई, पहले हम आपको जो हम बात करने वाले वो क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा आपका कैसे, फ्लो थ्रू पार्शियली, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से, पहले आप डेफिनेशन में लिख देता हूँ। फ्लो थ्रू पार्शियली ओपन वॉल्स restricted comma restricted passage porous plug is known as throttling। अब देखो क्या होता है, थ्रॉटलिंग आपका इस तरह का डिवाइस होता है। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल होल और रेस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है, उसमें से क्या करते हैं, फ्लो को पास करवाते हैं। जिससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस होता है, ठीक है, और इंक्रीज़ होता है। तो इसके जब हमें ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ये आपका कहाँ यूज़ होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपका यूज़ होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, जहाँ पर हमें टेम्परेचर रिड्यूस करवाना तो हम क्या करते हैं, इसको एक किसी भी चीज़ का टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस करवाना होता है तो हमें करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से हम हाई प्रेशर से फ्लूइड को पास करवाते हैं, जिसके बाद आपके ये फ्लूइड का थ्रॉटलिंग प्रोसेस से होता है। इससे आपका क्या होता है, एनर्जी और टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस होता है। इसका हम अजम्पशंस देखेंगे। और इसकी वर्किंग है, उसके लिए आप सही से समझने के लिए हम आगे इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसको इस तरीके समझिए, आगे इसका ग्राफ होता है एक थ्रॉटलिंग का, उससे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये समझिए सिर्फ कि एक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से और स्मॉल और पार्शियली होल से पास कर, जिसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस होता है और किसी किसी केस में राइज भी हो सकता है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अजम्पशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अजम्पशंस देखिए, अजम्पशंस पहली तो वही होगी आपकी क्या, नेग्लेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। दूसरी वेल इंसुलेटेड। तीसरी नो वर्क इंटरेक्शन। तो ये आपकी क्या हुई, अजम्पशंस हो गई। इनको अगर अप्लाई करें एसएफई में, यहीं पे करवा देता हूँ साइड में, यूजिंग SFEE H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी H12 प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस W। अब देखिए इसको किस तरीके से अप्लाई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। काइनेटिक पोटेंशियल नेगलेक्ट कर दिए, काइनेटिक पोटेंशियल नेगलेक्ट कर दिए, वेल इंसुलेटेड है, हीट नेगलेक्ट कर दिया, नो वर्क अट्रैक्शन। ये यानी कि आप देख सकते हैं थ्रॉटलिंग में आपकी एंथैल्पी क्या होती है, वो इसे कौन आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें एंथैल्पी क्या होती है, इक्वल होती है, एंथैल्पी इक्वल होती है कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसो एंथैल्पी आइसेंथैल्पी प्रोसेस भी कहते हैं हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को। ठीक है,
थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है आपका? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस रिजल्ट डिक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल हॉल से क्या होता है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होता है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी रिड्यूस हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा रिड्यूस होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बता देते हैं आपको, जो आपको याद रखने हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, थ्रॉटलिंग इज आल्सो नोन एज आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। थ्रॉटलिंग आइसेंथाल्पिक तो मैं बता चुका हूँ। थ्रॉटलिंग इज ए irreversible adiabatic process। दूसरा, थ्रॉटलिंग always result decrease in pressure। ठीक है, तो यहाँ तक आपका थ्रॉटलिंग हो गया। इसके बाद एक टर्म और आती है आपकी फ्री एक्सपेंशन। इसको देख लेते हैं एक बार क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम। ठीक है, देखो इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो क्या लिख सकते हो? इट इज़ अ एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम, सॉरी वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एंड सेकंड थिंग जो आप इसको लिख सकते हो वो होता है एक्सपेंशन, सेकंड इसको आप लिख सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है आपको, अगर हम यूज़ करें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है? वर्क डन ज़ीरो होता है। ठीक है, वर्क डन ज़ीरो होता है तो हम इसे ज़ीरो कर देते हैं। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? हीट फ्लो भी ज़ीरो होता है आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डी भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। यहाँ तीनों चीज़ ज़ीरो होती हैं। इट इज़ इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका क्या होता है? इट इज़ द केस ऑफ irreversible process। ठीक है, इसके बाद हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है अनस्टडी फ्लो। ठीक है, अनस्टडी फ्लो पढ़ेंगे हम, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए अनस्टडी फ्लो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching the video.